नमस्कार, मैं जैनिश और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मणिपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया और वाई खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे राज्य में स्थिरता की उम्मीद जगी है। और इसी राजनीतिक हलचल के बीच अब रुख करते हैं मुंबई की ओर, जहां देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में 11 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव सत्ता की नई तस्वीर तय करेगा। वहीं राजनीति से हटकर एक दिल दहला देने वाली खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां एक ही परिवार की 3 मासूम बहनों की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और देश की खबरों के बाद अब नजर डालते हैं दुनिया पर, जहां कड़ाके की ठंड के बीच रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन और मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर तबाही मचा दी है। और आखिर में लीबिया से आई सनसनीखेज खबर, जहां मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या ने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में नहीं हुआ पीएम मोदी का संबोधन, हंगामे के बीच कार्यवाही फिर स्थगित। वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। बंगाल को किया जा रहा है टारगेट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोली सीएम ममता बनर्जी। मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना। राहुल गांधी का केंद्रीय मंत्री पर तीखा हमला, रवनीत बिट्टू को बताया अपना गद्दार दोस्त। और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से इस फैसले का ऐलान किया है। इसी के साथ एनडीए विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इम्फाल के लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बीजेपी मणिपुर ने उम्मीद जताई है कि नए नेतृत्व में राज्य शांति, विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ेगा और मणिपुर में स्थिरता का नया दौर शुरू हो। मणिपुर, 1 साल का इंतजार, हिंसा, डर और अनिश्चितता के लंबे दौर के बाद आज राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। करीब 1 साल बाद मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का ऐलान किया। ये फैसला उस वक्त आया जब राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिला है। एनडीए विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह इम्फाल के लोक भवन में हुआ, जहां सुबह से ही सुरक्षा और तैयारियां तेज कर दी गई थी। बीजेपी मणिपुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वाई खेमचंद सिंह के अनुभव और दूरदर्शी नेतृत्व में मणिपुर शांति, विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ेगा। पार्टी का दावा है कि राज्य में स्थिरता और विश्वास का नया अध्याय शुरू होगा। दिलचस्प बात यह है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया गया। उनके नेतृत्व में एनडीए का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन पहुंचा और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कुकी जो बहुल इलाकों चुराचांदपुर और फेरजावल के 2 विधायक भी शामिल थे। राजनीतिक जानकार इसे हिंसा से जूझ चुके मणिपुर में संतुलन और विश्वास बहाली की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, 62 वर्षीय वाई खेमचंद सिंह को मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और फिर उन्हें एनडीए विधायक दल का भी नेता घोषित किया गया। गौरतलब है कि मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मई 2023 में शुरू हुई मैतई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा को संभालने में नाकामी के आरोपों के बाद इस्तीफा दे चुके थे। इस हिंसा ने मणिपुर को गहरे जख्म दिए, कई जिलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ, हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और राज्य लंबे समय तक प्रशासनिक ठहराव में फंसा रहा। अब सवाल ये है, क्या नया नेतृत्व मणिपुर को उस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगा? क्या शांति सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी लौटेगी? 1 साल बाद सत्ता तो लौट आई है, लेकिन भरोसा लौटाने की परीक्षा अब शुरू हुई है। मणिपुर आज फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है।
देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में 4 साल बाद सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है। 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद अब 11 फरवरी दोपहर 12 बजे मेयर का फैसला होगा। 227 पार्षदों का हर वोट तय करेगा कि मुंबई की कमान बीजेपी के हाथ जाएगी या शिवसेना शिंदे गुट के। ये चुनाव सिर्फ मेयर का नहीं बल्कि महानगर की राजनीति और गठबंधन की ताकत का बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। बीएमसी के 227 कॉर्पोरेटर दोपहर 12 बजे मेयर के पद के लिए वोट करेंगे। इस बार मेयर का पद सामान्य वर्ग की महिला पार्षद के लिए आरक्षित है, यानी नई मेयर एक महिला होंगी। बीएमसी चुनावों में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। दोनों मिलाकर 118 सीटों का अहम गठबंधन बना रहे हैं, जो बहुमत यानी 114 से ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली, जबकि राज ठाकरे की मनसे को 6, कांग्रेस 20 और अन्य छोटे दलों ने कुछ सीटें जीती। विपक्ष संगठनों की कोशिश है कि वो बीजेपी शिंदे गठबंधन को चुनौती दे, लेकिन मौजूदा आंकड़े गठबंधन को ही मजबूत दिखाते हैं। बीजेपी और शिंदे सेना के बीच मेयर और डिप्टी मेयर पदों को लेकर हल्की राजनीतिक खींचतान जारी थी। शिवसेना ने कहा है कि अगर बराबरी का प्रतिनिधित्व न मिले तो कम से कम महापौर पद 1 साल 3 महीने तक उनके हिस्से में रहे, ऐसी मांग भी की है। हालांकि अंतिम फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र 7 फरवरी से दाखिल होंगे और 11 फरवरी तक वापस लिए जा सकते हैं। उसी दिन दोपहर 12 बजे मतदान हो सकता है और हर कॉर्पोरेटर अपना वोट देगा। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो 78वीं बीएमसी मेयर बनेगी। आपको ये भी बता दें कि बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं है, ये देश की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगर निगमों में से एक है, जिसका वार्षिक बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा है। यही वजह है कि मेयर पद को राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम माना जाता है। नया मेयर चुनने के बाद 16 फरवरी को अहम समितियों के अध्यक्षों के चुनाव भी होने की संभावना है, जो शहर के प्रशासन और विकास को आगे बढ़ाएंगे। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 सगी बहनों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 12, 14 और 16 साल की तीनों बहनें देर रात संदिग्ध हालत में मृत पाई गईं। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई और परिवार गहरे सदमे में है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर तीनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी का है। B1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली तीनों सगी बहनें 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी रात में एक साथ बाहर निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक तीनों बहनें हमेशा साथ रहती थीं। स्कूल जाना हो, खाना, सोना या रोजमर्रा की कोई भी छोटी बड़ी बातें हों, सब कुछ एक साथ करती थीं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बच्चियां पिछले करीब 5 साल से ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेल रही थी। ये गेम टारगेट और इमोशनल अटैचमेंट पर आधारित होते हैं, जहां खिलाड़ी को लगातार मानसिक दबाव में रखा जाता है। परिवार को बेटियों की पढ़ाई और सेहत की चिंता थी, इसी वजह से गेम खेलने से रोका जाता था। फिलहाल पुलिस इसी एंगल समेत हर संभावित कारण की जांच कर रही है। आज दिनांक 4/2/2026 को रात के करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद सोसाइटी में मातम पसरा हुआ है। मां बेसुध है, पिता सदमे में है और हर आंख नम है। ये पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन गेम्स को बच्चों की जिंदगी से बड़ा बना दिया गया हो। इससे पहले भी पबजी, ब्लू व्हेल जैसे मामलों में कई मासूम जानी जा चुकी हैं। गाजियाबाद की भारत सिटी में 3 नाबालिग बच्चियों ने कोरियन गेम के चलते मौत की छलांग लगाई। ये सब मौजूद हैं घर के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं ये B1 907 इसमें ये तीनों बच्चियां रहा करती थी। हम इस समय 9वें वाले पर हैं और ये तमाम लोग, तमाम भीड़ जो जुटी हुई है वो यही
कह रही है कि आखिर क्या कारण रहा होगा इस मौत का। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोरियन गेम ये खेल रही थी और यही वजह है कि इन तीनों ने मौत की छलांग लगाई है। 9वें माले से मौत की छलांग लगाई है। आपको दिखाते हैं कि वो 9वां माला गए हैं, 9वें फ्लोर की है और यहाँ की आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊंचाई कितनी रही होगी जब इन बच्चियों ने मौत की छलांग लगाई। बच्ची तीनों तभी उनकी मौत हो गई। रात के 2 बजे की घटना है और पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि पहले ये संदिग्ध लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिजनों से जब बात हुई तो पता चला कि ये मौत जो हुई है ये कोरियन गेम के चलते हुई है और कोरियन गेम ही ये लड़कियां खेल रही थी और इस वजह से ये तीनों मौत को गले लगा लेती हैं और 9वें माले से कूदकर जान दे देती हैं। इन्होंने मौत की छलांग लगाई। ऐसे मौजूद हैं उस सोसाइटी के ठीक बाहर और ये तस्वीरें हैं उस सोसाइटी की, उस माले की, जहाँ पर आप दूर तक देख सकते हैं ये काफ़ी ऊंची इमारत है और इसी के 9वें फ्लोर से बच्चियों ने मौत की छलांग लगाई है और वो गिरकर यहाँ तड़पी और फिर उनकी यही लीला समाप्त हो गई। गेम खेला करती थी, कोरियन गेम का मामला सामने आया है। जांच पड़ताल में अभी तक ये पता चला है कि कोरियन गेम तीनों बहनें खेला करती थी। कोरियन नाम आपस में इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि इस बात से उनके पिता काफ़ी नाराज़ थे और उनका मोबाइल ले लिया था। इस वजह से भी हो सकता है कि वो तीनों बहनें नाराज़ हों और उन्होंने मौत की छलांग लगाई हो। बताया जा रहा है कि उनकी एक सौतेली माँ भी है जो कि इसी घर में रहती थी। 2 बहनें हैं, वो दोनों ही माँ का रूप अदा कर रही थी तीनों बहनों के लिए। इनका एक छोटा भाई भी है। ये सभी इस 9वें फ्लोर पर रहा करते थे, मकान नंबर 907 में। हालांकि अब ये पुलिस जांच की बात कर रही है कि क्या एंगल हो सकता है उनकी आत्महत्या करने का, क्योंकि ये तीनों ही नाबालिग थी, इस जगह पर गिरी थी और ये रात को तकरीबन 2 से 2:15 के बीच की घटना है। मामला बताया जा रहा है कि कोरियन गेम की वजह से इन तीनों ने मौत को गले से लगाया, लेकिन अभी जांच होनी बाकी है और देखना यह होगा कि जांच में क्या खुलासा होता है। गाजियाबाद से अपने अंकित के साथ जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट। यूक्रेन से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर सामने आई है। कड़ाके की ठंड के बीच रूस ने अब तक का सबसे भीषण हमला करते हुए 450 ड्रोन और मिसाइलें दागी। इस हमले से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई और भारी तबाही हुई है। शांति की कोशिशों के बीच हुए इस हमले ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आसमान से बरसती मौत और जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ये आज के यूक्रेन की हकीकत है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 4 साल होने को आए हैं, लेकिन इस बार का प्रहार सबसे शक्तिशाली झटका बताया जा रहा है। पुतिन की सेना ने एक ही रात में 70 क्रूज मिसाइलें और 450 आत्मघाती कॉमिकेज ड्रोन से यूक्रेन को पाट दिया। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, हीटर बंद हैं, बिजली गायब है और पानी की पाइपें जम चुकी हैं। राजधानी कीव के 1000 से ज्यादा रिहायशी टावर ब्लॉक अब कब्रगाह जैसे ठंडे हो चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने रिकॉर्ड संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जानबूझकर ऊर्जा संकट पैदा किया है ताकि ठंड को हथियार बनाया जा सके। लेकिन इस बार पुतिन ने सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि साझा इतिहास पर भी वार किया है। कीव में स्थित सोवियत युग का वह ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक रूसी मिसाइलों की चपेट में आ गया, जो नाजी जर्मनी पर जीत की याद दिलाता था। विडंबना देखिए, जिस इतिहास की दोहाई देकर रूस इस युद्ध को सही ठहराता है, उसी इतिहास के प्रतीकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय नागरिक इसे सांस्कृतिक नरसंहार कह रहे हैं। ये हमला उस समय हुआ है जब अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने वाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की थी, लेकिन पुतिन ने इन अपीलों को ठेंगा दिखा दिया है। नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने भी कीव का दौरा कर साफ कर दिया है कि ये हमले शांति की ओर बढ़ते कदम नहीं बल्कि आतंकवाद का नया चेहरा है। तबाही की भयावहता को इन आंकड़ों से समझिए। रूस ने एक ही रात में काल बनकर 70 क्रूज मिसाइलें और 450 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन पर झोंक दिए। यह इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला है जिसने एयर डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया है। नतीजा यह है कि राजधानी कीव के 1000 से ज्यादा रिहायशी टावर ब्लॉक्स में सन्नाटा और अंधेरा पसर गया है।
हीटिंग सिस्टम फेल हो चुके हैं, जिससे लाखों लोग अपने ही घरों में जमने को मजबूर हैं। इस बार दुश्मन सिर्फ रूसी मिसाइलें नहीं बल्कि प्रकृति भी है। यूक्रेन में पारा गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। फरवरी 2022 के बाद से यह सबसे कम तापमान है, जो इस युद्ध को और भी घातक बना रहा है। मिसाइलों की इस आग ने मासूमों को भी नहीं बख्शा। दक्षिणी शहर जापोरिजिया में रूसी हमलों की चपेट में आने से 2 किशोरों की जान चली गई। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पुतिन ने दुनिया को युद्ध का सबसे क्रूर चेहरा दिखाया है। लीबिया की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 3 फरवरी 2026 की रात जिंटान शहर में उनके ठिकाने पर हमला किया गया। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और ये सवाल उठ रहे हैं कि ये हत्या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है या सत्ता की साजिश। लीबिया का वो चेहरा जिसने लंदन की चमक धमक से लेकर रेगिस्तान की धूल और जेल की सलाखों तक का सफर तय किया, अब खामोश हो चुका है। 3 फरवरी की रात जब पूरा जिंटान शहर सो रहा था, तब 4 नकाबपोश हमलावर सैफ अल इस्लाम के घर में दाखिल हुए। कैमरों को तोड़ा गया और फिर अंधाधुंध फायरिंग में सैफ की जान ले ली गई। उनके वकील खालिद अल जायदी ने इस मौत की पुष्टि की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस शख्स को क्यों मारा गया जो 2011 से ही मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। सैफ अल इस्लाम कोई साधारण शख्स नहीं थे, वो गद्दाफी शासन के रिफॉर्म फेस थे। उन्होंने पश्चिम के साथ लीबिया के रिश्ते सुधारे, परमाणु हथियारों को नष्ट करने की डील की और मानवाधिकारों की बात की। लेकिन 2011 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। जब पिता की सत्ता डगमगाई तो सैफ ने बंदूकों का रास्ता चुना। विद्रोहियों को चूहे कहना और खून की नदियां बहाने की धमकी देना, उनकी इसी छवि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलेन बना दिया। लेकिन उनकी हत्या की असली वजह 2011 नहीं बल्कि 2026 की राजनीति मानी जा रही है। 2021 में सैफ ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरा तो लीबिया की पूरी सियासत हिल गई। मिलिशिया गुटों को डर था कि अगर गद्दाफी का बेटा सत्ता में आया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जानकारों का मानना है कि सैफ की मौजूदगी चुनाव के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी। उनकी मौत से गद्दाफी युग की वापसी का आखिरी सपना भी टूट गया है। क्या ये हत्या चुनाव की राह साफ करने के लिए की गई या फिर उनके राजों को दफन करने के लिए, जो सैफ के सीने में पश्चिमी देशों की फंडिंग को लेकर दबे थे? आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।